व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। सरकार ने व्हाट्सएप को जवाब देने के लिए 7 दिन का नोटिस भी जारी किया है। इलेक्ट्रॉनिक एवं आईटी मंत्रालय ने ये नोटिस दिया है। ये दूसरा नोटिस है जो व्हाट्सएप को दिया गया है। इस नोटिस में ये कहा गया है कि व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी भारतीय यूजर्स की निजता, डाटा सिक्योरिटी के अधिकार को खत्म करने वाली है। सरकार ने व्हाट्सएप से कहा है कि करोड़ों भारतीय यूजर्स कम्युनिकेशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप पर निर्भर है और व्हाट्सएप की ये नई प्राइवेसी पॉलिसी उनकी निजता को ख़त्म करके कंपनी एक गैर जिम्मेदार होने का प्रमाण दे रही है। सरकार का कहना है कि व्हाट्सएप की नई पॉलिसी आईटी कानून का उल्लंघन करती है, इसलिए व्हाट्सएप को ऐसा कोई भी कार्य करने का अधिकार नहीं है। व्हाट्सएप ने भारत में 15 मई से लागू होने वाली नई प्राइवेसी पॉलिसी को फिलहाल टाल दिया है। पहले ये तारीख 15 मई रखी गई थी, लेकिन विवाद बढ़ने के कारण फिलहाल इसे टाल दिया गया है। कंपनी का कहना था कि 15 मई के बाद जो प्राइवेसी पॉलिसी को स्वीकार नहीं करेगा उसका अकाउंट डिलीट हो जाएगा, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। व्हाट्सएप ने कहा है कि जो इस नई प्राइवेसी पॉलिसी को स्वीकार नहीं करेगा, धीरे धीरे उसके व्हाट्सएप अकाउंट से सारी सुविधाएं बंद की जाएगी। लेकिन व्हाट्सएप इसके लिए समय समय पर आपको नोटिफिकेशन भेजेगा, जिसके जरिए आपको ये जानकारी मिलती रहेगी। सरकार ने नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कोविड NEGVAC की वैक्सीन सिफारिशों को मंजूरी दे दी है। यानी इन सिफारिशों के अनुसार अब कोरोना संक्रमण से ठीक होने वाले व्यक्ति को 3 महीने बाद वैक्सीन की डोज दी जाएगी। पहले ये वैक्सीन की डोज 6 महीने बाद दी जाती थी, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि संक्रमित होने के 6 महीने तक उस मरीज के शरीर में एंटीबॉडीज रहती है। इसके अलावा स्तनपान कराने वाली माताओं के टीका लगाने की सिफारिश को भी मान लिया गया है। अब तक गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को टीका नहीं लगाया जा रहा था, लेकिन इस सिफारिश के बाद स्तनपान कराने वाली महिलाएं टीका लगवा सकती हैं। गर्भवती महिलाओं को लेकर सरकार ने अभी कोई फैसला नहीं लिया। इस पर अभी रिसर्च चल रही है कि उनके लिए ये वैक्सीन सुरक्षित है या नहीं। इसके लिए नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप के साथ विचार किया जा रहा है। विचार विमर्श करने के बाद ही गर्भवती महिलाओं के वैक्सीनेशन पर सरकार फैसला लेगी। सरकार ने एक्सपर्ट्स की 3 सिफारिशों को मंजूरी दी है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति गंभीर बीमारी से पीड़ित है तो उसे वैक्सीनेशन के लिए 4 से 8 हफ्ते इंतजार करना होगा। कोई भी व्यक्ति वैक्सीन लगवाने के बाद 14 दिन बाद ब्लड डोनेट कर सकता है। वैक्सीनेशन से पहले किसी व्यक्ति के रैपिड एंटीजन टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से इन सिफारिशों के बारे में संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी करने और इनका पालन जल्द से जल्द करने के लिए निर्देश दिए हैं। और राज्यों को ये भी निर्देश दिया गया है कि ये जानकारी आम लोगों तक उनकी स्थानीय भाषा में पहुंचाई जाए और हर लेवल पर वैक्सीनेशन में लगे स्टाफ को ट्रेनिंग की सलाह भी दी गई है। कोरोना की टेस्टिंग पर अब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने बड़ा फैसला लिया है। यानी कि अब घर में बैठे लोग कोरोना का टेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए ICMR ने एक रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को मंजूरी दे दी है। इस किट के जरिए लोग नाक के जरिए सैंपल लेकर संक्रमण की जांच कर सकते हैं। सिर्फ 2 मिनट में आप अपना टेस्ट कर सकते हैं और उसके बाद 15 मिनट में आपको आपकी रिपोर्ट भी मिल जाएगी। इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से ऐप को डाउनलोड करना होगा। मोबाइल ऐप के जरिए आपको पॉजिटिव और नेगेटिव रिपोर्ट ही मिलेगी। इस किट के जरिए लोगों को नेजल स्वैब लेना होगा। होम टेस्टिंग करने वालों को टेस्ट स्ट्रिप की फ़ोटो लेनी होगी और ये फ़ोटो उसी फ़ोन से लेना होगा जिस पर ऐप डाउनलोड किया गया है। मोबाइल फ़ोन का डेटा सीधे ICMR के टेस्टिंग पोर्टल पर स्टोर हो जाएगा। जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है उन्हें संक्रमित माना जाएगा और किसी टेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है उन्हें होम आइसोलेशन में रहकर ICMR की
गाइडलाइंस माननी होगी। जिनका रिजल्ट नेगेटिव आया है लेकिन उनको कोरोना के लक्षण महसूस हो रहे हैं, उन्हें आरटी-पीसीआर टेस्ट करवाना होगा। इस किट को पुणे की कंपनी ने तैयार किया है और इसका नाम कोविसेल्फ रखा गया है। इस किट को आप ऑनलाइन और ऑफलाइन यानी कि बाजार से भी ले सकते हैं और ऑनलाइन किसी भी ई साइट से प्राप्त कर सकते हैं। इस किट से महज 2 मिनट में आप अपना कोरोना टेस्ट करके 15 मिनट में आपको आपकी रिपोर्ट मिल सकती है। चक्रवाती तूफान तोकते से प्रभावित इलाकों का पीएम मोदी ने हवाई सर्वे किया। इस दौरान पीएम मोदी ने तूफान के चलते हुए नुकसान का जायजा लिया। पीएम मोदी ने अपने गृह राज्य गुजरात को राहत कार्यों के लिए 1000 करोड़ रुपए की मदद का ऐलान भी किया है। पीएम ने गुजरात में चल रही राहत कार्यों के बारे में जानकारी ली। पीएम मोदी के साथ इस समय गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी मौजूद रहे। साथ ही पीएम मोदी ने यह भी ऐलान किया कि देश के जिन राज्यों में साइक्लोन के चलते लोगों की मौत हुई है, उनके परिजनों को 2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। घायलों को 50,000 रुपए की मदद दी जाएगी। केंद्र की तरफ से यह भी कहा गया कि प्रभावित राज्यों की तरफ से जानकारी मुहैया कराने के बाद प्रभावित राज्यों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। पीएम मोदी ने ऊना, दीव, जफराबाद और महुआ इलाकों का हवाई दौरा किया, जिसके बाद उन्होंने अहमदाबाद में एक समीक्षा बैठक की। कोरोना की तीसरी लहर बच्चों के लिए बेहद खतरनाक बताई जा रही है। वैज्ञानिकों का मानना है कि देश में आने वाली तीसरी लहर बच्चों पर अटैक कर सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बच्चों पर कोवैक्सीन के ट्रायल को मंजूरी दे दी है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने बताया कि ड्रग कंट्रोलर जर्नल ऑफ इंडिया DCGI ने 2 से 18 साल के बच्चों पर कोवैक्सीन के दूसरे और तीसरे फेज के क्लिनिकल ट्रायल को मंजूरी दे दी है। डॉक्टर पॉल ने यह भी बताया कि अगले 10 से 12 दिनों में ट्रायल शुरू हो जाएंगे। दिल्ली, पटना और नागपुर में कोवैक्सीन के दूसरे और तीसरे फेज का ट्रायल होगा। नागपुर में 525 बच्चों पर ट्रायल पर सहमति दी गई है। अगर 2 से 18 साल तक के बच्चों पर इस ट्रायल का सफल परिणाम मिलता है तो अमेरिका और कनाडा के बाद भारत में भी 2 से 18 साल तक के एज ग्रुप को कोरोना की स्वदेशी वैक्सीन मिल जाएगी। यानी कि अब इस ट्रायल के सफल होने के बाद भारत में भी 2 से 18 साल तक के बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी। सरकार ने ये फैसला तीसरी लहर से बच्चों को बचाने के लिए लिया है, ताकि जल्द से जल्द ट्रायल सफल हो सके और बच्चों पर वैक्सीनेशन शुरू किया जा सके। कोरोना मरीजों को दी जा रही प्लाज्मा थेरेपी को लेकर ICMR ने बड़ा फैसला लिया है। कोरोना के इलाज से प्लाज्मा थेरेपी अब हटा दी गई है, यानी कि अब कोरोना मरीजों को प्लाज्मा थेरेपी नहीं दी जाएगी और इसको लेकर एम्स और ICMR की तरफ से नई गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं। इससे पहले ICMR और नेशनल टास्क फोर्स की बैठक में सभी सदस्य इस पक्ष में थे कि प्लाज्मा थेरेपी को कोरोना इलाज से हटा दिया जाए, क्योंकि उनका मानना था कि प्लाज्मा थेरेपी कोरोना के इलाज के लिए उतनी प्रभावी नहीं है। प्लाज्मा थेरेपी पहली लहर में कामयाब थी, लेकिन देश में आने वाली दूसरी लहर पर प्लाज्मा थेरेपी का उतना असर नहीं दिखाई दे रहा है। दूसरी लहर में ये देखा गया कि जिन मरीजों को प्लाज्मा थेरेपी दी गई है, उनकी मौत के आंकड़े में या उनके अस्पताल के डिस्चार्ज होने में कोई अंतर नहीं आया है, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है। वहीं ICMR ने यह भी माना कि प्लाज्मा थेरेपी बहुत महंगी है और इससे हेल्थ केयर सिस्टम पर भी बोझ बढ़ा है और इससे मरीजों को कोई खास मदद नहीं मिलती है। प्लाज्मा की एंटीबॉडीज पर्याप्त संख्या में होनी चाहिए, जबकि ये सुनिश्चित नहीं होती है, इसलिए इसे हटा दिया गया है। आपको बता दें कि भारत से पहले बहुत से देशों ने प्लाज्मा थेरेपी को अपने क्लिनिकल ट्रीटमेंट से हटा दिया गया है, जिसके बाद भारत ने भी ये देखा है कि प्लाज्मा थेरेपी उतनी सही नहीं है, इससे उतना असर देखने को नहीं मिल रहा है, जिसके बाद मरीजों को देने के लिए अब प्लाज्मा थेरेपी को हटा दिया गया, यानी कि अब कोरोना के मरीजों को प्लाज्मा थेरेपी नहीं दी जाएगी।
देश के पश्चिमी इलाकों में तौकते का खतरा टलने के बाद अब पूर्व में एक नया खतरा दस्तक दे रहा है। बंगाल की खाड़ी में एक नए तूफान को लेकर चेतावनी जारी की गई है। इस तूफान का नाम यास है, जिसके निशाने पर खास तौर पर ओडिशा और पश्चिम बंगाल है। मौसम विभाग ने बताया कि पश्चिम बंगाल में ये तूफान 26 से 27 मई के बीच दस्तक दे सकता है, जिसके बाद मौसम विभाग ने बंगाल सरकार को अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही मौसम वैज्ञानिकों ने बंगाल की खाड़ी में उठने वाले इस तूफान का नाम यास रखा है। इस तूफान से भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। मौसम विभाग का मानना है कि ये तूफान तौकते से ज्यादा खतरनाक हो सकता है और उससे ज्यादा तबाही मचा सकता है, जिसके बाद बंगाल की खाड़ी में गए मछुआरों को चेतावनी जारी कर दी गई है और उन्हें वापस लौटने की सलाह भी दे दी गई है। इधर अलर्ट मिलने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य के अधिकारियों के साथ मीटिंग की है और उन्हें निर्देश भेजे हैं। ये तूफान कोलकाता, हावड़ा, उत्तर और दक्षिण 24 परगना, हुगली, पूर्व और पश्चिमी मेदिनीपुर में भारी तबाही मचा सकता है। इसलिए ममता बनर्जी ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश भेजे हैं कि जरूरी कदम उठाने के साथ साथ सभी सुविधाओं का ध्यान रखा जाए। डीआरडीओ की एंटी कोरोना ड्रग 2DG को अब इमरजेंसी यूज के लिए लॉन्च कर दिया गया है, यानी कि अब इस दवा को मरीजों को दिया जा सकता है। ये दवा एक पाउडर के रूप में उपलब्ध है और इस दवा को सबसे पहले दिल्ली के डीआरडीओ कोविड अस्पताल में भर्ती मरीजों को दिया जाएगा। वहीं एंटी कोविड दवा पर डीआरडीओ प्रमुख जी सतीश रेड्डी ने बताया कि अभी 10,000 के आसपास कुल उत्पादन होगा। एम्स, एएफएमएस और डीआरडीओ अस्पतालों में दे रहे हैं। बाकी राज्य को अगले चरण में ये दवा दी जाएगी, यानी कि जून के पहले हफ्ते में ये सभी जगहों पर उपलब्ध होगी। इस दवा के बारे में बताते हुए डॉक्टर सतीश रेड्डी ने यह भी बताया कि ये दवा कोरोना वायरस से संक्रमित कोशिकाओं पर सीधा काम करती है, इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है और जिससे मरीज जल्दी से जल्दी ठीक होता है। इस दवा को 5-7 दिन तक दिन में 2 बार लेना होगा। ये दवा एक पाउडर के रूप में उपलब्ध है, जिसे पानी में घोलकर मरीज को दिया जाता है। इसके 2 पाउच हैं, और इन दोनों पाउच को सुबह शाम मरीज को दिया जाता है। जब इस दवा का ट्रायल किया गया था, जिन मरीजों को ये दवा दी गई थी तो उनमें एक अच्छे संकेत देखने को मिले थे। उनकी रिकवरी बड़ी तेजी से हुई थी, जिसके बाद इसको इमरजेंसी इस्तेमाल को लेकर मंजूरी दे दी गई है। लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि ये दवा फिलहाल अस्पतालों में डॉक्टर की सलाह पर दी जाएगी। अभी सिर्फ इसे इमरजेंसी यूज़ की इजाज़त मिली है। इस दवा को अभी सामान्य इस्तेमाल की मंजूरी नहीं मिली है, यानी कि जब तक इस दवा को सामान्य इस्तेमाल की मंजूरी नहीं मिलती तब तक इसका बाजार में आना संभव नहीं है। अभी फिलहाल इसे अस्पतालों में डॉक्टर की सलाह पर ही मरीजों को दिया जा रहा है।